ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर नितिन आर्य जी का। आज उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है फैटी लीवर का कारण और एवं उसके उपचार आयुर्वेदिक में किस प्रकार से है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। और इसी बीच में रिक्वेस्ट करूंगी अनिल जोशी जी से आपका परिचय कराएं। ओम सभी। दीदी शायद उनके पास परिचय मैं करा देता हूँ। वैद्य नितिन आर्य जी, जिन्होंने बीएससी की है नेचुरोपैथी से और नेचुरोपैथी और योगा साइंस से, और साथ में आप अध्यक्ष हैं आयुष्मान ट्रस्ट और जिला अध्यक्ष गाजियाबाद में स्वदेशी सनातन संघ के आप जिला अध्यक्ष हैं। और आपका विषय आज फैटी लीवर बच्चे यकृत का कारण एवं आयुर्वेदिक उपचार है। बाकी डिटेल परिचय आप स्वयं अपने बारे में बताएंगे। थैंक यू। जी नितिन जी, आप। आवाज नहीं आ रही है सर। अब आवाज आ रही थी मेरी? जी जी नमस्ते जी, जी। आ रही है, आ रही है। दरअसल इस एप्लीकेशन के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी थी नहीं, तो मैं बड़ा अभी समझ पाया हूँ उसको कि कैसे ये चालू होती है। पहले गूगल मीट वगैरह पे लेते थे। जी मैं वैद्य नितिन आर्य, औषधालय मेरा गाजियाबाद में अपने शालीमार गार्डन देखा होगा वहाँ है। और मैंने बीएससी नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस तो की है, उसके साथ साथ मैंने वन औषधि विज्ञान और नाड़ी के बारे में भी जानकारी की है। बाकी 10 साल हो गए लगभग करते हुए प्रैक्टिस। और अभी मैं स्वदेशी सनातन संघ से जिला अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद से। और मेरा खुद का अपना ट्रस्ट है आयुष्मान ट्रस्ट, तो उसका मैं अध्यक्ष हूँ। बाकी फैटी लीवर जो विषय है, फैटी लीवर का जो मूल कारण है, फैटी लीवर दरअसल दो प्रकार के लीवर होते हैं। जब हमें कोई विकार आता है बॉडी में तो दो प्रकार के लीवर की स्थिति हो जाती है। एक तो लीवर संकोचित हो जाना, लीवर सुकड़ जाना। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि जिनको खूब खाना पीना खिलाया जाता है लेकिन उनको लगता नहीं शरीर में। वो कहते हैं जी बहुत अच्छा हम भोजन करते हैं, उसके बाद भी हम पतले के पतले ही हैं। तो उसका मूल कारण जो होता है वो लीवर कहीं ना कहीं संकोचित हो जाना या अपना काम सही से ना करना। एक तो ये दूसरा होता है फैटी लीवर। फैटी लीवर यानी कि लीवर का फैल जाना, उस पर फैट जमा हो जाना, फैट बढ़ जाना उसका। तो व्यक्ति फैल जाता है। जैसे ही फैटी लीवर बढ़ा वैसे ही हमारा फैट, शरीर का फैट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। उसका जो मूल कारण ये है कि हमारा खान पीन सही ना होना। खान पीन जैसे कि हम शरीर को नहीं समझ पा रहे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक हम कोई भी कंपनी का या किसी मतलब बाहर से दुकान से खरीद के कोई प्रोडक्ट लाते हैं, तो उसके साथ हमें एक बुकलेट मिलती है कि आप इसको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। पंत जी मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो। आ रही है आवाज। जी आवाज आ रही है। जी तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है कि उसको कैसे हम प्रयोग में लाएं। लेकिन ऐसे ही हमारे शरीर की भी एक बुकलेट है, वो है आयुर्वेद। कि हम अपने शरीर को कैसे चलाएं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं उसको। लेकिन वो सभी नियम हम फॉलो नहीं करते। किसी प्रोडक्ट के साथ हम अगर कोई खिलवाड़ करने लगे या उसको जैसे उसका तरीका है यूज करने का ऐसे यूज ना करें, और हम उसको अपने अनुसार अपनी मुहार हम उसको यूज करने लगे, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ आ जाएगी। ऐसे ही हमारा शरीर है। तो सबसे पहले तो आप सभी ये समझें कि हमें भोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हमें जो जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। बहुत लोग कहते हैं लेकिन पालन नहीं करते। जैसे कि एक शरीर का नियम है कि सवेरे जैसे ही सवेरा हुआ और सूर्य उदय हुआ, उसके और लगभग हमारे जो वातावरण के अनुसार मैं बात करूं 9:30 बजे तक, जब से सूर्य उदय हुआ और 9:30 बजे तक सबसे अधिक तीव्र होती है हमारी जठराग्नि।
बाइल जूस जो खाने को पचाने वाला रंजक पित्त होता है वो सबसे अधिक होता है उस समय। तो अगर उस समय से पहले पहले हम भोजन भरपेट कर लें, पहली बात तो जितना हमने भोजन किया सही तरीके से पचेगा, दूसरा जितने भी उसके पौष्टिक तत्व हैं वह सभी हमें मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो दोबारा जो हमारे शरीर में बाइल जूस बनता है वो लगभग 1-1:30 बजे के आसपास बनता है फिर से, क्योंकि उस समय हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सूरज हमारे सर पे आ जाता है तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश आपने देखा होगा गर्मियों में ये कहते हैं लोग, जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है, कि आप कुछ ना कुछ खाते पीते रहिए, और खासकर खाएं कम पिए ज्यादा। यानी कि फूड भी कोई ऐसा हो तो वो पीने लायक हो, जैसे कि आजकल खरबूजा चल रहा है, तरबूज चल रहा है, इस तरीके के फूड बताते हैं ना। तो उस समय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 1-1:30 बजे तो हम दोबारा से भोजन करें। लेकिन इसमें भी एक सिद्धांत है कि जितना आपने सुबह भोजन किया उसका आधा आप दोपहर में करें। फिर जो हमारा, जैसे ही सूर्य अस्त होता है यानी कि सूर्य ढलता है, उस समय जैसे आपने देखा होगा, जैसे गर्मी जाते जाते बहुत तेज फड़फड़ाती है ना, बहुत तेज हो जाती है एकदम से। सर्दी जाएंगी तो एकदम से बड़ी तेज हो जाएंगी। अंत में फरवरी के माह में आपने देखा होगा सभी ने, एक बार वो अपना पूरा रंग दिखा के जाती है, कोई भी मौसम हो, कोई भी ऋतु हो। ऐसे ही हमारा शरीर का सिस्टम है। जब सूर्य ढलता है तो उस समय वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है शरीर के अंदर। तो हमारी उस समय भी जठराग्नि बड़ी तीव्र होती है। और वो कौन सा समय है? आज का अगर देखा जाए तो 7 बजे से पहले पहले। तो उस समय हमारे शरीर में फिर से बाइल जूस बनता है, और वो डिमांड करता है या भोजन करा दे मुझे आप। अब मेरे अंदर आप भोजन कुछ ना कुछ डाल दें ताकि मैं उसे पचा सकूं। लेकिन हम इस सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे। हम क्या करते हैं, शाम के समय हम चाय ले लेंगे, हम शाम के समय और अन्य प्रकार के जो फास्ट फूड है उनका सेवन कर लेते हैं। बाजार में चले गए जी, आज मोमोज खा लें, भूख लग रही है। वो भूख लगने का समय तो सही है बिल्कुल, लेकिन हम उस समय भोजन कर लें भरपेट घर पे बना करके, पौष्टिक आहार जो हमारे शरीर को पोषणता दे। हम क्या करते हैं, उस समय हमने मोमोज वगैरह खा लिए, फिर हमें दोबारा वो जो भूख लगेगी हल्का फुल्का जो वो पचेगा, तो हम 10 बजे 11 बजे भोजन बना बना के खा रहे हैं। तो फैटी लीवर होना ही है। उस समय जठराग्नि हमारी काम कर नहीं रही, आपने ऊपर से जाके भोजन टेक दिया, और वो क्या करेगा, भोजन भोजन अपनी लेयर बनाएगा लीवर के ऊपर। फैटी लीवर कुछ नहीं है, वो भोजन अपनी लेयर बनाएगा लीवर के ऊपर, क्योंकि रस जो है, सड़ा गला जो रस है, वो वहीं पड़ा रहेगा, आंतों को जा ही नहीं रहा वो, क्योंकि लीवर पचा के उसको दे नहीं पा रहा सही तरीके से। उसके बाद हमें कब्ज की समस्या स्टार्ट हो जाएगी। कब्ज से होने वाले 103 रोग होते हैं, सभी ने सुना होगा। और कब्ज एक बार हुई तो भयंकर से भयंकर रोग होता है। जैसे कि आज के समय में आप देख लें, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, लेट नाइट खाना खाने का। शाम के समय और पूरी रात्रि में वात बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, वात बढ़ जाती है। वात यानी कि गैस। उस समय ऊपर से क्या करते हैं, हम खाना खा लेते हैं, वो गैस को और तीव्र करने का काम करता है खाना, क्योंकि पचता तो है नहीं वो। तो हृदय घात की जो समस्याएं हैं अधिक से अधिक आप देख लीजिए उठा के, वो रात्रि के समय होते हैं। जो हार्ट अटैक की समस्या है वो रात्रि में होती है, क्योंकि एक तो हमने क्या किया, एक तो वात काल चल गया, ऊपर से क्या किया, हमने भोजन कर लिया। और कोलेस्ट्रोल या बीपी बढ़ने से हार्ट अटैक नहीं आता, उसके संपर्क में जब वात जाती है, गैस चली जाती है, जब हृदयघात की समस्या होती है, जब हार्ट अटैक आता है हमें। तो ये बीमारियों से अगर दूर रहना है तो एक बॉडी का नियम है, वो फैटी लीवर हो, वो किडनी फेल हो, वो कोई और अन्य प्रकार की आपको कोई भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी दिनचर्या को ठीक करना होगा। क्योंकि पहला भोजन ही हमारा, पहली चिकित्सा ही हमारा आहार है, हमारा भोजन है। सबसे पहली चिकित्सा वही है। कितने भी ऋषि मुनि रहे हैं, महर्षि सुषुप्त हो, महर्षि भागवत हो, महर्षि पतंजलि या कोई भी हो, उन्होंने यही बताया है सबसे पहले। सन्यासी लोग क्या करते हैं, गृहस्थ आश्रम की तो उनको आवश्यकता होती नहीं। सन्यासी लोग अधिकांश आप देख लीजिए, बाबा रामदेव का ही आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं और वो उनके लिए पर्याप्त होता है। वो खुद अपने मुख से बताते हैं कि 24 घंटे में एक बार भोजन करता हूँ सुबह, उसके बाद उनको आवश्यकता ही नहीं है बहुत ज्यादा ऊर्जा की। बाकी रही सही ऊर्जा, वो अपने योगासन और प्राणायाम से आप पूर्ति कर लेते हैं, क्योंकि परमाणुओं के अंदर सब कुछ है, ब्रह्मांड के अंदर, इस आकाश गंगा के अंदर सब कुछ है, वो परमाणु की पूर्ति वहां से कर लेते हैं। भाई प्राण शक्ति तो मजबूत करते हैं, उसी को तो प्राणायाम प्राणायाम कहते हैं, और प्राण शक्ति से यह देह चलता है। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, अपनी दिनचर्या को सुधारिए। जिस दिन आपकी दिनचर्या सुधर गई उस दिन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और दूसरी बात, अन्न पे कम फोकस करिए, सभी अन्न,
हम क्या कर रहे हैं पहले हम बाबा रामदेव भी कहते हैं और सभी ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि, और महर्षि भागवत का मैं एक सूत्र देता हूँ आपको। उन्होंने एक बात कही 3200 वर्ष पहले, क्योंकि मैंने महर्षि भागवत पे बहुत रिसर्च करी। उन्होंने एक बात कही कि सफेद नमक, सफेद मीठा और सफेद अनाज नहीं खाना चाहिए। आज के समय में हम सफेद अनाज किसको समझ रहे हैं? आज के समय में सफेद अनाज समझ रहे हैं मैदा को, जबकि मैदा बना हुआ किसका है? गेहूं का। और उस समय तो मैदा था भी नहीं, मैदा आया ही अभी है कुछ साल पहले, जब से अंग्रेज आए हैं जब से तो आया मैदा। लेकिन तो उस समय जो सूत्र दिया वो कौन सा दिया? वो किसका दिया? वो कौन से अनाज का दिया? गेहूं का। तो गेहूं पे ज्यादा हम ना बेस हो गए हैं। हम गेहूं क्या कर रहे हैं? हम सुबह तो गेहूं, दोपहर तो गेहूं, रात्रि में तो गेहूं, दलिया लाई तो गेहूं, वर्षा ऋतु आ गई तब भी गेहूं, गर्मी चल रही है तब भी गेहूं, सर्दी आ गई तब भी गेहूं। अनाज नहीं बदल रहे हम, अनाज नहीं बदल रहे हम। फिर उसके साथ गेहूं की हमने 4 रोटी खा लीजिए, ऊपर से फिर हमने 1 प्लेट चावल भी खा लिए, दाल चावल भी खा लिए। कोई भी एक अनाज खाइए एक समय पे, और हर ऋतु में अनाज को बदलिए। और गेहूं भी खाना है तो उसमें चने का मिश्रण तो आवश्यक है, क्योंकि हल्का पीलापन आ जाता है, फिर वो सफेद नहीं रहता। तो आप कृपया करके, नमक तो सभी ने बदल दिया, चीनी सबने बदल दी, अनाज नहीं बदल रहे हम, उसको भी बदलिए। हम जितना ज्यादा हम अन्न से दूर रहेंगे उतने ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। आप एक उदाहरण देख लीजिए, आप सभी ने देखा होगा, जितने भी नवरात्रि के व्रत या कोई भी व्रत आता है, हम अनाज क्यों त्यागते हैं? उससे परमात्मा का संतुष्ट होने का या परमात्मा प्रसन्न हो कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का संबंध है, और कोई संबंध नहीं है। कोई देवी खुश नहीं होती व्रत रखने से, कोई भगवान खुश नहीं होता। भगवान खुश होंगे आपके कर्मों से, देवी खुश होंगी आपके कर्मों से। बाकी तो स्वस्थ रखने का एक ये जरिया बना दिए, तरीके बना दिए कि भाई आप ऐसे कर ले तो वो परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि क्योंकि कुछ ना समझ लोग नहीं, जब नहीं समझे तो ये सारी चीजें पाखंडवाद ऐड कर दिया गया। बाकी तो शरीर स्वस्थ रखने का है। हम क्या करते हैं? हम सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं व्रतों में। हम हमेशा क्यों नहीं प्रयोग करते? कोई कमी आ रही है? बताइए जी। हम हजारों रुपए की चीजें खा लेते हैं। हम क्या करते हैं? ड्राई फ्रूट्स ला ला के खा लेंगे। हम 40 रुपए किलो वाला नमक दबा के खा रहे हैं, 60 रुपए किलो का सेंधा नमक ला के नहीं खा सकते। उसको महंगा बता देते हैं। ये लोगों की मेंटेलिटी है। मैं जब समझाता हूँ तो कहते हैं कि महंगा आया थी वो तो। ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते आप, ये जूस नहीं पीते स्वस्थ रखने के लिए शरीर को? और शरीर स्वस्थ रखना ही तो सबसे महत्वपूर्ण है, पैसा थोड़ी है। तो कहने का मतलब है सभी अपनी दिनचर्या को बदलें। जिस दिन आप लोगों ने दिनचर्या बदल दी उस दिन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने कितने पेशेंटों पे एक बहुत अच्छा प्रयोग किया, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ पेशेंट ये कहते थे कि हम जब सुबह उठते हैं जी, उठा नहीं जाता, आलकस आता है, बहुत आलस सा रहता है बॉडी में, बॉडी ऐसी रहती है टूटी टूटी, बिल्कुल आनंद नहीं है जी सुबह उठ के। बल्कि ऐसा होना चाहिए एकदम स्फूर्ति और चुस्ती फुर्ती होनी चाहिए बॉडी में, वो नहीं है, वो गायब हो गई। मैंने कहा जी रात्रि का भोजन बिल्कुल त्याग दीजिए। कह रही जी कुछ ना खाएं। मैं को कुछ ना खाएं, अगर कुछ खा सकते हैं या कुछ ले सकते हैं तो एक, या तो 1 गिलास दूध या वेजिटेबल सूप बना करके, जो बिल्कुल तुरंत पच जाए आपका, तो ज्यादा आपको परेशानी करे ही ना, आप ये ले लें। और आप, उन्होंने करा ऐसा प्रयोग, उन्होंने 15-20 दिन किया, वो कह रहे हैं जी मजा आ गया, जीवन आनंदित हो गया, पेट कम हो गया हमारा, जो पेट अनावश्यक बढ़ा हुआ था। रात का खाने से ही पेट बढ़ता है हमेशा, रात के खाने से ही कब्ज होती है, रात के खाने से सारे रोग रात के खाने से होते हैं। महिलाओं को होने वाले भी जितने रोग है वो रात के लेट नाइट खाना खाने से होते हैं जी। धन्यवाद जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न करिए, मैं जवाब दूंगा जी। थैंक यू वैद्य नितिन आर्य जी। वास्तव में खाने जी का समय तो देखना ही होगा सभी को। जो टाइम जी हम लोगों को भी पता है लेकिन फॉलो करते नहीं है। समय जी का भाई यदि हम साहब। खाना खाएं और खाने में क्या क्या चीजें खाए क्या क्या नहीं खाए सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए अपने आप को भी जगाना पड़ेगा। बहुत अच्छा जी भाई आपने साहब। किया। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने क्वेश्चन करिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। जी एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ। जी 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 डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्ते जी। नमस्कार। मैं सर भिवानी से जी हूँ और एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि गर्मियों के महीने में 1 महीने चिरायता लेना चाहिए, चिरायता का अर्क।
रायता में जी कितने कोएंजाइम्स हैं जो हमारे लीवर को ठीक करने की क्षमताएं रखते हैं और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, इसके बारे में आप आपका क्या विचार है? आप एक चीज देखिए, गर्मियों में सबसे अधिक हमें पसीना आता है। गर्मियों में सबसे अधिक पसीना आता है, और मौसम इस प्रकार जो बदलता है, वो ना कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता। दूसरी बात, वो जमीन को भी कहीं ना कहीं डिटॉक्स करने का काम करता है। जितनी भी सख्त जमीन होती है ना, सख्त जमीन हो जाती है एक समय पे आकर के, तो जैसे ही गर्मी पड़ी तो उसको थोड़ा सा मुलायम कर देता है। तो जिस प्रकार जमीन को, धरती माँ को मुलायम करता है ना, ये मौसम जो अभी चल रहा है, हम इसको बहुत बुरा मान रहे हैं। हम एसी से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, कूलर पंखे से हम बाहर नहीं निकलना चाह रहे। हम इस मौसम को बड़ा बुरा मान रहे हैं, यार बहुत गर्मी हो गई, बहुत गर्मी हो गई हमें तो, और ये पूछो मत, बड़े परेशान हो गए। जबकि हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है ये। तो जैसे इस समय पे बताया चिरायता, हमारे बॉडी से सबसे ज्यादा पसीना निकलता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा तत्व हमारी बॉडी से जो नहीं निकल पा रहा, जो ज्यादा विषैला हो गया है, और वो ज्यादा अंदर उसने जगह बना ली, तो चिरायता लें आप। और ऐसा सभी के साथ है, क्योंकि वातावरण हमारा बिल्कुल सही नहीं है। हम भोजन के माध्यम से केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, हम केमिकल ले रहे हैं बॉडी में। हमें जरा सा कुछ, हमें कुछ हो जाए तो हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं, या डायरेक्ट हम एक इंजेक्शन लेकर के डायरेक्ट केमिकल डाल रहे हैं बॉडी के अंदर। पहली बात तो वो। दूसरा, जो हम अन्न से मिलने वाला हमें केमिकल है, या फिर वातावरण से, क्योंकि वातावरण बिल्कुल दूषित हो गया है, श्वास के माध्यम से जो हमारे बॉडी के अंदर विषैले तत्व जाते हैं। तो बिल्कुल हमें सभी को लेना चाहिए चिरायता। चिरायता इस मौसम में सभी ले सकते हैं, वात पित्त कफ कोई भी उनकी प्रकृति हो, कोई भी उनको विकार हो, बिल्कुल लें जी, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। जी हाँ जी। रात को दही। बिल्कुल निषेध है। रात्रि में तो वैसे ही कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी गर्मी हो माता जी, वो भी कहीं ना कहीं 10 से 15 सेल्सियस तक भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अगर नहीं होता आप बताइए। और जैसे ही मौसम का टेम्परेचर डाउन होता है, वैसे ही हमारे शरीर का टेम्परेचर भी डाउन होता है रात्रि में। तभी तो हम नींद ले पाते हैं रात में, है ना जी, क्योंकि ठंडक की आवश्यकता है। दिन में तो हम सो नहीं पाते, बहुत मुश्किल से करेंगे, हम आधे एक घंटा सो जाएंगे। उसमें भी क्या है, हम पंखे या कूलर के नीचे लेट जाएंगे तब भी हमें पसीने आते रहते हैं, क्योंकि वो सही नहीं है। तो जैसे ही मौसम ठंडा होता है, वैसे ही हमारा शरीर ठंडा होता है, और उस समय हम ठंडी चीजें खा लें तो बीपी की समस्या बन जाएगी आपको लंबे समय, हेलो अगर आप ऐसा कर लेंगे। और हेलो। अन्य प्रकार के विकार बनेंगे। रक्त का जो ब्लड प्रेशर है, वो एक तो वैसे ही हमारा सामान्य, बहुत सामान्य से भी नीचे आ जाता है रात्रि में, क्योंकि उस समय रिलैक्स की आवश्यकता होती है। उस समय हमें बहुत ज्यादा कोई रक्तचाप की आवश्यकता नहीं होती, वो तीव्र हो हमारा। तो ठंडी चीज ना लें माता जी, बिल्कुल ना लें। और मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना लें। खरबूजा भी खाना है दिन में खाइए, दोपहर में कितना भी। तरबूज भी खाना है दिन में खाइए, क्योंकि वो भी ठंडा है। ठंडी चीज तो कुछ भी ना लें जी। फ्रूट्स भी नहीं ले सकते रात को? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते। विष का काम करते हैं जी, विष का, बॉडी में जहर का काम करते हैं। सबसे उत्तम तो 12 बजे से पहले पहले, सवेरे 12 बजे से पहले पहले आप फ्रूट्स खाइए, सबसे उत्तम। उसके बाद भी अगर खाना चाहते हैं तो एक आध फ्रूट, कोई बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं, वो 4 बजे से पहले पहले। बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, आप बीमार हैं तब, वैसे नहीं जी। तो शाम को कितने बजे तक खाना खाना चाहिए? जो कुछ लेना है वो लेना चाहिए? विधान वैसे 6:30 तक है, लेकिन आजकल जो मौसम है वो दिन लेट ढल रहा है, तो 7 बजे तक कर सकते हैं। 7 बजे से पहले पहले भोजन कर ले, लेकिन वो बहुत ही हल्का, ना के बराबर। पेट भर हाँ के वो भी हाँ नहीं करना। और हाँ कोशिश हाँ करेंगे अनाज का परहेज करें, यानी कि अनाज जो है ना, हमारे गेहूं, गेहूं हाँ ना हो उसमें भी। खिचड़ी ले लें, दलिया ले लें, ओट्स ले लें, पोहा ले लें, बहुत सारे पौष्टिक हाँ। आहार हैं, वह ले मिलेट्स लें आप। मिलेट्स लेना। जी हाँ, मिलेट्स ले लें, बहुत बढ़िया। और चिरायता मीन्स क्या? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? किरायता का दरअसल मैंने तो आयुर्वेद में संस्कृत और हिंदी पढ़ी है। बाकी औषधि है, ये एक बहुत कड़वी औषधि होती है। चिरायता आप किसी पंसारी से जाके बोलेंगे तो वो आसानी से आपको दे देगा। सभी पंसारी में अच्छा ज्यादातर मिल जाता है अच्छा चिरायता अच्छा। जी। हम्म। तो फैटी चिरायता की लिवर मैं और हो? हाँ, जी, देखो क्या बोलिए? मूल रूप से, हाँ, फैटी लीवर पे तो वो करता ही है काम कहीं ना कहीं। हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो रक्त की शुद्धि बहुत अच्छी करता है। हम्म वो आपको अगर बुखार आ जाए, बार बार बुखार आता हो, कोई पीड़ित हो बुखार से,
तो हाँ बुखार हाँ। नहीं आने देता, बिल्कुल बुखार को ठीक कर देता है। अच्छा अच्छा। चिरायता तो वो तो रक्त से तो संबंधित जितने भी विकार है, जितने भी रोग है, सभी को ठीक हाँ हाँ। करता है। जी। अच्छा अच्छा। मुझे जनवरी से एवरी मंथ फीवर आने लगा, पहले कभी भी नहीं आता था। आप तो जनवरी से बिल्कुल जरूर एवरी लीजिए मंथ जी, फीवर है। हाँ। जरूर जरूर तो ये लीजिए चिरायता। चिरायता लेना। और फैटी जी, लिवर 1 महीना नहीं लीजिए होना, इसके लगातार। लिए क्या करना चाहिए? फैटी फैटी लिवर लीवर ना नहीं। हो। हाँ जी। औषधि देता है डॉक्टर, अरे अच्छा ट्रीटमेंट देता है कुछ समय के बाद। सभी से अनुरोध है कि आप अपना माइक बंद करके रखें जब आप बात करते हैं, तभी आप माइक ऑन करें, उसके अलावा अपना माइक बंद कर दें। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, सबका माइक म्यूट करता हूँ, फिर म्यूट ऑन हो जाता है, वो भी थोड़ा सा दिक्कत आती है। जी डॉक्टर साहब, आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा, मेरे से म्यूट हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब किसी मुझे का भी कोई पता नहीं चल क्वेश्चन रहा है है। तो बताए। जी सर। ओम जी डॉक्टर साहब, मैं फैटी लिवर तो खाने पीने का जो बताया आपने, मैं पूछना जी। चाहती हूँ कि ये एलडीएल जो हमारा बढ़ जाता है उसके लिए क्या करें? एलडीएल जो बढ़ जाता है उसके लिए देखो, अगर हमारे बॉडी में कोई विकार आ गया, ये तो सीधी सीधी बात है, आप भोजन से उसको रोकथाम कर सकते हैं, भोजन बदलने से, कि वो आपका रोग बढ़ेगा नहीं, वहीं का वहीं रुका रहेगा। लेकिन अगर उसको ठीक करना है तो औषधि सहारा लेना पड़ेगा औषधि का। स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिनचर्या फॉलो करना बहुत अच्छा है, जो अस्वस्थ है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रोग बढ़ेगा नहीं, स्वस्थ को होगा नहीं, जो स्वस्थ है उनको होगा नहीं। लेकिन अगर आपको विकार आ गया है तो आपको औषधि लेनी लेनी होगी। तो आप उसके लिए या तो मेरे से संपर्क कर लें। फैटी लीवर के लिए तो मैं आपको बताऊं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन शायद बाबा रामदेव भी पिछाड़ दिए, क्योंकि मैंने प्रयोग किया है। हालांकि हमारे वो बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, हमसे बहुत ज्यादा विद्वान है। मैंने एक क्वाथ बनाया हुआ है, आप रात को उसको भिगो के रखें, सुबह उसको उबाल करके पिए, जबरदस्त काम करता है। फैटी लीवर भी नहीं, कैसा भी लीवर हो, लीवर सोरेसिस हो, फाइब्रोसिस हो, कोई भी विकार विकार हो, सभी पे काम करता है। तो आप संपर्क कर लें। वरना तो फैटी लीवर के लिए बाबा रामदेव की भी लीवोग्रिट आती है, आप वो भी ले सकते हैं। और अन्य प्रकार के कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, पुनर्नवा रिस्ट आता है उनका, मकोई अर्क आता है उनका, वो भी फैटी लीवर पे काम करते हैं बहुत अच्छा। ये डॉक्टर साहब, ये 130 का आया है, जैसे 100 होना चाहिए एलडीएल, तो ये बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब औषधि वगैरह लें, आयुर्वेदिक लें देखो या बढ़ती उम्र है। हाँ हाँ, बढ़ती उम्र है, मेरी तो आप जल्दी। मेरी 62 एज है। जी, मैं वही कह रहा हूँ, बढ़ती उम्र है, तो आप जो भी विकार आपकी बॉडी में आ रहा है उसको जल्दी से जल्दी आप ठीक कर रहे हैं। जितना आप ठीक करके रखेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे, और जितना भी जीवन बचा है उसको अच्छे से जी पाएंगे। तो आप कोई ना कोई औषधि का सेवन करें, एलोपैथ में ना जाए। मैं फिर से बता रहा हूँ, हम खेतों में डलने वाले केमिकल की तो बात करते हैं, लेकिन जो हम डायरेक्ट केमिकल ले रहे हैं ना एलोपैथ के माध्यम से, वो तो बहुत ही ज्यादा महाजहर है, उसका परहेज करें, बस वो ना लें। आयुर्वेद में कहीं कुछ भी जाके ले लें आप, लेकिन आयुर्वेद लें, आयुर्वेद अपनाएं जी, खाने और पीने जीवन में क्या बचाएं। परहेज करें? खाने पीने में मतलब क्या खाएं, कोई ऐसी चीज जिससे थोड़ा, और क्या ना खाएं? पौष्टिक आहार खाइए आप ना। सबसे पहले चावल और गेहूं ना, सबसे ज्यादा इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्ब्स वाली जो चीजें हैं उनको कम कर दें। पौष्टिक आहार लें, दलिया लें, खिचड़ी लें, जैसे मैं फिर से अभी बता रहा हूँ, तो ये पौष्टिक आहार है, तो ये सभी ज्यादा लें आप। दालें लें, दालें सभी लीजिए। सर नीम का, धन्यवाद। सर नीम, जी, नीम पत्ते ले क्या सकते कह रहे हैं? हैं जी? क्या? नीम के पत्ते ले सकते हैं? हाँ, नीम के 5 पत्ते ले सकते हैं, एक हल्की सी चुटकी आप उसमें हल्दी भी ले सकते हैं साथ में, फैटी लीवर के लिए वो भी अच्छा है। बिल्कुल ले सकते हैं जी। जी डॉक्टर साहब, एक मूल विषय जो आज आपने लिया, बहुत अच्छा ले रहे हैं आप, कि जी लीवर के बॉडी में फंक्शंस क्या होते हैं, ये लीवर फैटी लीवर क्यों हो जाता है, और इसका अल्कोहल से क्या कोई रिलेशन है? क्योंकि अल्कोहल के बारे में एक कहा जाता है कि अल्कोहल पीने वालों का बॉडी, मतलब लीवर खराब हो जाता है। तो ये दो प्रश्न हैं, एक तो इसका फंक्शन क्या है
और लीवर फैटिक क्यों हो जाता है, और दूसरा इसका अल्कोहल से क्या रिलेशन है? देखो भाई साहब, अल्कोहल पे प्रयोग तो कोई किया नहीं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ, अल्कोहल की स्थिति ये है कि अल्कोहल गर्म है। आपने बताते हैं जैसे लोग कि अल्कोहल हमने ली तो जी रात में बहुत हम पानी पीते हैं और पेशाब तो जैसे सूख ही जाता है हमारा, तो गर्म तासीर है उसका बहुत ज्यादा। और ऑलरेडी हमारे वातावरण के अनुसार हम बात करें तो हमारा भी जो टेम्परेचर है वो गर्म माना जाता है, हमारा तासीर गर्म माना जाता है, हमारी प्रकृति जो है। तो दोनों चीज गर्म जाके मिलेगी तो विस्फोट होगा, तो गर्मी बना देता है लीवर में अल्कोहल। अब बियर की बात करते हैं, बियर पहले तो ठंडी ठंडी लगती है क्योंकि ठंडी करके पीते हैं, बाद में वो भी गर्मी पैदा करती है। तो वैसे ही हमने क्या कर लिया, हमने जब से गड़बड़ आई है अंग्रेजों की, हमने दो तीन चीजें ऐसी ले ली, तो वहां से हमें विकार होना स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले चाय। मैंने सबसे अधिक लोग देखे हैं जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, खासकर उसमें भी जो विशेष आ, इनको पित्त अधिक बनता है, एसिडिटी जो रहती है ना उनको, जलन रहती है सीने में, वो एसिडिटी और जलन बताते रहेंगे बार बार, लेकिन चाय नहीं छोड़ते। वो जलन बताते रहेंगे लेकिन कॉफी नहीं छोड़ते, वो जलन बताते रहेंगे लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़ते। ये सारे के सारे जहर है। सबसे पहले तो इसको त्यागने का काम करें, क्योंकि हमारा तासीर तो ऑलरेडी गर्म है। उसके बाद में हम ये गर्म चीजें खाते हैं तो वो एसिडिटी बनेगी, लीवर पित्त बनेगा, फिर लीवर पित्त के बाद वो रक्त पित्त बनेगा, रक्त पित्त फिर कोलेस्ट्रॉल का रूप लेगा और अन्य प्रकार की बीमारियां पैदा करेगा वो। तो अल्कोहल भी गर्म है और लीवर भी, हमारा जो तासीर है वो भी गर्म है। तो ये संबंध है, बाकी विशेष कोई संबंध नहीं है। यूरोप वाले लोगों के लिए ठीक है क्योंकि इजाद भी उन्होंने किया है उसको, चाय का इजाद भी उन्होंने किया, उनके लिए ठीक है, उनका ठंडा तासीर है। वो अपना उसको लेकर के एक दो थोड़ा सा अपनी बॉडी को थोड़ा गर्म कर लेते हैं, वो चल लेते हैं कुछ टाइम, क्योंकि वहां तो माइनस में भी टेम्परेचर चला जाता है। हमें कोई उसकी आवश्यकता नहीं है जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली जब हम जी, मॉर्निंग में उठते हैं ना तो वॉमिटिंग सा फील होता है, तो इसका क्या रीजन है? पित्त बनता है जी, लीवर पित्त बना रहा है, वही मूल कारण है और कोई कारण नहीं। चाय कोल्ड ड्रिंक कॉफी गर्म चीजें बिल्कुल त्याग दें। आपको लेना है तो उसके लिए सुबह खाली पेट एक कटोरी में ना अपनी अलग से दही जमा करके रखें, एक कटोरी में अलग से दही जमा करके रखें, और देसी खांड लाइए, देसी खांड। उसमें भी कच्ची खांड मिल जाए तो और उत्तम। आप उसको ऊपर से ऐसे डालिए, सिर्फ ऐसे डालना है, मिक्स नहीं करना, और उसको पी जी। जाइए। ऊपर से डाल करके उसकी लेयर बना करके और उसको पी जाइए दही को। उस टाइम में आप देखेंगे जो आपका जो पित्त अधिक बन रहा है वो शांत हो जाएगा और आपको वोमिटिंग आनी बंद हो जाएगी। और हफ्ते में एक बार अगर आप पानी पी करके, गर्म पानी पी करके हफ्ते में एक बार, लेकिन शौच आदि जाने के बाद, हम क्या करते हैं सुबह सुबह पानी जो पीते हैं ना शौच जाने के लिए, वो हम उसी में जी। उल्टी करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना कभी भी, किसी को कोई औषधि नहीं लेनी। खाली पेट करके आए पहले, फ्रेश होकर के आए तभी कोई औषधि लेनी, उससे पहले नहीं लेनी। तो आप एक आध बार ना वमन कर लिया करें, उल्टी कर लिया करें, हल्का सेंधा नमक डाल के ना गर्म पानी में उसको घोल सर करके। वॉमिटिंग आती नहीं है, बट ऐसा लगता है अंदर से ना, फील होता है मॉर्निंग में वो तो उठने के टाइम, योगा हाँ करने नहीं, के टाइम। ठीक ठीक बात है, उसका प्रयास करें, लेकिन आप कर सकते हैं वोमिटिंग तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, चीता सबसे तेज जानवर है, सबसे तेज जी। जानवर चीता माना गया है, और चीता प्रतिदिन वोमिटिंग करता है, प्रतिदिन वमन करता है, उल्टी करता है। इसीलिए वो सबसे तेज जानवर माना जाता है, अपने लीवर की शुद्धि प्रतिदिन करता है वो भी इतना समझदार है, लेकिन हम नहीं कर रहे, हम इसलिए परेशान हैं। तो अगर आपको ज्यादा समस्या है तो फिर आप औषधि ले सकते हैं, लीवोग्रिड ले लें आप, या फिर आप एक काम करें, अब दोपहर में आंवला रस का प्रयोग करना स्टार्ट कर दीजिए दोपहर के भोजन में। जैसे ही आपने भोजन किया, 2 ढक्कन आंवला रस डाला, लगभग 20 से 30 ml तक, आधा कप पानी में डाल करके ऊपर से पी लिया। या फिर आपको गन्ने का सिरका मिल जाए, गन्ने के सिरका का आप प्रयोग कर दे, सुबह खाना खाया तो 1 ढक्कन डाला, वो तो 1 ढक्कन भी ज्यादा हो जाएगा, ढक्कन देख लेना कितना है, 5-7 ग्राम ml वो बहुत रहेगा, और थोड़े से पानी में डाल के पी गए। शाम को भी ऐसे ही करें, धीरे धीरे अच्छे से खाना पचने लगेगा, जो पित्त पड़ा हुआ है लीवर में वो निकल जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे जी। थैंक यू सर। सर ये जो पैक जूसेस है वो पी सकते हैं, पैकिंग वाले जो बिल्कुल जूस है? नहीं पी सकते जी, बिल्कुल नहीं पी सकते। संतरा जब मौसम में आता है तो 80 रुपए 90 रुपए किलो होता है, लेकिन वो संतरे का जूस आपको 1 लीटर दे देते हैं, 100 रुपए का, 125 रुपए का 1 लीटर दे देते हैं। अब आप ये लगाइए कैसे संभव है, संतरा आपने 80 रुपए का 1 लीटर 1 किलो लिया, अब उसका आप जूस निकालने लगे, उसका लगभग 25 ग्राम ही जूस निकलेगा, मतलब 25% जूस निकलेगा पूरे संतरा में से।
चलो मैंने मान लिया 50% निकलेगा, तो बताओ कैसे आप पूर्ति करोगे? 40 रुपए का हो गया, 1 किलो संतरा से निकला हुआ 40 का हो गया। सॉरी, लगभग 50 ग्राम हो गया, आधा लीटर हो गया। तो आधा लीटर की पूर्ति आप जो 80 रुपए में आ रही है वो 100 रुपए में कैसे कर लेंगे? वो सब केमिकल है, वो सब जहर है, सिर्फ उसमें फ्लेवर डालते हैं और कुछ नहीं करते। जी और नीम के 4-5 पत्ते डेली ले सकते हैं या बीच में थोड़ा कुछ गैप देना चाहिए? देखो, कोई भी औषधि लगातार ना लें। आप या तो हफ्ते में 4 दिन लें, या फिर पूरे महीने भी अगर आप लेते हैं तो 1 महीना लेकर के 15 दिन का गैप कर दें, फिर 1 महीना अच्छा। लें, फिर 15 दिन का गैप करें। या हफ्ते में 4 दिन ले लें, फिर 3 दिन के लिए छोड़ दें, फिर 4 दिन ले लें, फिर 3 दिन के लिए छोड़ दें, ऐसा करें। कोई भी ठीक है। औषधि निरंतर ना लें, बिना वैद्य के परामर्श के, बिना डॉक्टर के परामर्श के। हाँ जी, रेल्हा गुप्ता कौन है, आप बोलिए। बाकी लोग अपने माइक को म्यूट कर ले प्लीज। हाँ बोलिए रेल्हा जी। हाँ, वही हो गया मेरा, मैंने पूछ लिया। अरे वो हैंग कर रहा है सर, इसलिए हो रहा है। ये रेखा गुप्ता जी हैं शायद यार। हाँ, ये किनका हाथ हैंड रेस कर रखा है? अगर मेरा वो है, नहीं है प्रिंस तो सिंह अधिकारी। हाँ, कर्नल साहब कुछ पूछना चाहते थे, शुरू में कुछ कहना चाहते थे। कर्नल साहब आप बात कर लो। कर्नल पांडे। हेलो। जी हेलो। जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी हेलो। वीडियो ऑन कर ले भैया। कौन है? आप, ये प्रिंस सिंह अधिकारी द्वारका से भी। एक बार वीडियो ऑन कर ले। 1 मिनट। वीडियो ऑन करके ही सब लोगों को बोलना चाहिए। हेलो। हाँ बोले। हाँ जी, जी प्रिंस जी, सिंह अधिकारी बोल रहा हूँ। तो मुझे ये कुटकी के बारे में पता करना था। किस लाभ में लेना चाहते हैं गुटकी को? ये फैटी लीवर के उसमें, फैटी लीवर के लिए आप गुटकी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था ये। देखो, आप ना, जैसे तो हमारे घरों में, हर घर में ही कोई ना कोई वैद्य है। और आजकल आप देखें, जगह जगह रील्स बना के कोई डाल रहा है, कोई वीडियो बना करके डाल रहा है। जानकारी उनको आयुर्वेद के बारे में है नहीं, रटा रटाया ज्ञान है, इधर उधर से सुना सुनाया ज्ञान है, देना स्टार्ट कर। तो आप क्या करें, आप कुटकी ना लें उसके लिए। मकोई एक सामान्य सी औषधि है, मकोई, आप उसका प्रयोग कर लें। मेरी आपसे सभी से विनती है कि बिल्कुल भी सुने सुनाए ज्ञान पे ना जाएं। हम बिल्कुल नहीं स्वस्थ हो पाते, फिर हम क्या करते हैं, आयुर्वेद को गाली देते हैं कि आयुर्वेद ने तो कुछ किया नहीं जी। हमें तो मजबूरी में एलोपैथ के पास जाना पड़ा, हमने तो बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां खाई थी या ली थी। कुटकी का बहुत गर्म तासीर है भाई साहब। और अच्छा। ऊपर से अगर आपका पित्त प्रकृति हुई, आपकी पित्त प्रकृति हुई और आपने गुटकी ले ली 5-7 दिन लगातार, बीपी हाई की समस्या इतनी बन जाएगी कि हृदयघात भी हो सकता है। अच्छा। और कुटकी की तो मात्रा भी ये पता, रत्ती भर। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें मात्रा का नहीं पता, हम ले रहे हैं, अब कितनी भी मात्रा में ले रहे हैं पता ही नहीं है। तो बिल्कुल ना ले भाई साहब, सामान्य औषधि लीजिए, ज्यादा बड़ी औषधियों पे मत जाइए बिल्कुल। मकोई, मुझे फैटी लीवर 2nd ग्रेड का है, तो उसके लिए क्या, कौन जी, सी दवाई मकोई है? मकोई मकोई अर्क और पुनर्नवा अर्क ले लीजिए, बस बहुत है। ठीक है जी, सुबह शाम धन्यवाद। खाली पेट एक एक ढक्कन बहुत है। मकोई और जी, पुनर्वा। पुनर्नवा अर्क। ठीक है जी, धन्यवाद। जी आप हमारे जी साथ योगा में जुड़ते हैं हमेशा रेगुलर? नहीं नहीं, वो तो हमारे साथ के है वो, उन्होंने बताया था मुझे। यदि आपको फैटी लीवर है तो आप हमारे साथ योगा में जुड़िए सुबह। योगा ठीक है करिए जी। जी, वो तो बहुत ही उत्तम हम्म बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, योगा करिए। हाँ, ठीक है जी, करें धन्यवाद। योग, रहे निरोग। जी, वैसे भी मैं Okay, 8 किलोमीटर सुबह घूमता हूँ। can I? Can बहुत I? बढ़िया है जी, बहुत। जी जी, बिल्कुल बताइए भाई साहब। यस सर, यस। Dr. Saab, you have well covered everything. आपने संकुचित लीवर की बात भी की थी,
बीच में कि वो जी भी जी है, जी और उसके वजह से लोग दुबले ही रह जाते हैं, जैसे मेरे जैसा आदमी। लेकिन मेरा ऊर्जा संकुचित लीवर नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। और मैं हर एक चीज का प्रिकॉशन एक ही से समझता हूँ कि सुबह सुबह अगर, आई डोंट नो हाउ रॉन्ग आई एम, सुबह सुबह जी अगर आप ज्यादा नहीं तो ल्यूक वार्म वाटर में लेमन, हनी जी और हल्दी, ये जी अगर डाल करके पी लिया करें तो मेरे ख्याल जितने भी लीवर की बीमारियां हैं या डाइजेशन सिस्टम जो खराब हो रहा है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। कमेंट जी आपका अगर इसके ऊपर, मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप इसके ऊपर कमेंट कर दें, कितना गलत है ये या कितना देखो फिर सही है। हल्दी, नहीं वे बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है आपकी। फिर आप हल्दी ना लें, फिर आप उसके साथ एक काम कर लें, हल्दी को हाँ, हटा करके ना आप अजवाइन डाल लें थोड़ी सी। ओके। हाँ अजवाइन डाल लें आप, क्योंकि जिसको फैटी लीवर की समस्या है, जाहिर सी बात है अपच होगी तो गैस की समस्या भी उनको पाएगी ही पाएगी। उसमें ओके, हल्दी अलग काम करेगी, लेकिन आप फैटी लीवर और पेट से संबंधित विषय की बात कर रहे हैं तो अजवाइन ज्यादा अच्छा काम करेगी। तो इसका मतलब हल्दी हटा दें। हल्दी हटा दें आप, हाँ जी। हल्दी का कभी आपको प्रयोग करना है ना, हल्दी का आपको लेनी है तो वैसे ले हम्म, लीजिए, गुनगुने पानी में एक चुटकी डाल करके थोड़ा सा बल्कि उबाल लीजिए उसको, वो खूब हाँ, उबाल के और छान करके पी लीजिए खाली। ओके, हाँ बाकी पेट से संबंधित बात कर रहे हैं ना हम, क्योंकि पेट ही सबसे जी, पहले स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। बीमारी तो और बाद में बनती है, पहले पेट ही हमारा व्यवस्थित हो जाए, लीवर हमारा व्यवस्थित हो जाए। तो आप जी, जी, अजवाइन का ले लें उसमें साथ में। लेकिन ठीक, कभी कभी थैंक यू रात वेरी को हनी सोने से की भी कोई पहले, खास आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर। जी जी वैद्य जी, कभी कभी सोने से पहले लोग कहते हैं कि दूध में हल्दी मिला करके उबाल करके पी लें, तो वो कैसा है? देखो, आवश्यकता है तो ले लें। बॉडी में अकड़ाहट रहता है, बॉडी टूटी रहती है या स्फूर्ति नहीं रहती तो ले लें। आपका तासीर गर्म है तो बिल्कुल ना लें, लंबे समय तो बिल्कुल ना लें। आपको दर्द की और टूटेपन की समस्या है ना जी, तो ले लें, वैसे ना लें। थैंक यू सर। पंत जी, एक प्रश्न पूछना चाह रहा जी हूँ। जरूर सर, डॉक्टर जरूर। डॉक्टर साहब, ये बताइए, कच्ची लहसुन को चबा के खाने से लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? फैटी लीवर पे काम करता है भाई साहब, फैटी लीवर पे काम करता है, हमारे रक्तचाप को ठीक करता है, ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, दूसरा हमारी गैस को भी पास करता है। उससे बहुत सारे रोग बच जाते हैं हमारे, जैसे हृदयघात हो गया। रक्त की शुद्धि भी करता है। मूल रूप से घूम फिर के बात लीवर और लीवर का जो भाई है छोटा, वो दिल हृदय पे आ जाती है, लीवर और के इन्हीं बारे को में ही स्वस्थ रख बात लें आप। करते हैं। इन्हीं दोनों को वो ठीक करता है, और इन्हीं को स्वस्थ रखना है हमें, और करना ही क्या है, सभी ठीक रहेंगे फिर। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी डाउन होता है इससे। हाँ उसमें वो काम करेगा। बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में ना लें, मात्रा का आप ध्यान रखें, और कंटिन्यूसली ना लें। कुछ लोग बोलते हैं जी कई कई महीने लगातार ले रहे हैं हम, तो हैबिचुअल हो जाती है बॉडी हमारी, फिर उसके बगैर नहीं रहा जाता, फिर कोई ना कोई औषधि का सहारा लेना ही पड़ता है हमें हमेशा के लिए। तो गैप जरूर रखें, 1 महीना ले लिया, 15 दिन का गैप कर लीजिए, 10 दिन का गैप कर लीजिए, कम से कम 5 दिन का ओम तो जी, कर लीजिए, अगर ज्यादा कोई गंभीर रोग विकार है तो। हाँ जी। ओम जी, डॉक्टर साहब, ये जैसे लहसुन बताया है, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह में भी फायदा करता है, तो एक या दो लहसुन की तरी जैसे ले ले, तो वो पानी से ही लेना है कि कच्चा चबा के लेना है, या पानी से भी ले सकते हैं उसको देखो निगल से? कच्चा आपने ना चबा लिया बस, कि मेरा तो मानना ये है, हल्का सा उसको ना हल्का सा भून ले, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा भून ले, क्योंकि कुछ विषैले तत्व हर एक औषधि में पाए जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो हल्का सा उसको गर्म कर ले, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा सेक ले, यानी कि उसको चबा करके खा लीजिए, और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। ये करें आप। कैलाशवती जी, आप कुछ पूछें। कैलाशवती जी कुछ। ओम जी, डॉक्टर साहब, ओम ये नमः। बताइए, पेट से जुड़ी एक और बीमारी होती है हमारी, नाभि किस वजह से खिसकती है, माँ भी, और ये उसकी बड़ा वजह से अच्छा बहुत प्रश्न सारी करा। प्रॉब्लम्स होती है। बहन जी ये मेरा प्रिय विषय है, और ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और जितनी सर, भी मेरी माताएं बहनें हैं मेरी तो बहुत देखो बड़ी मैं समस्या आपको, है सर।
मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मैं दरअसल मैंने छोटे छोटे प्रयोग इतने भयंकर किए हैं कि मूल जड़ ही वो पाई फिर मुझे। जितने भी माताओं बहनों को होने वाले रोग हैं, जो माताओं बहनों को ही होते हैं मात्र, उनमें सबसे ज्यादा काम ये नाभि ही करती है। नाभि, और दूसरा नाभि से होने वाले विकार मैं आपको बता दूं, नाभि दरअसल हमारे शरीर का केंद्र है। नाभि और अपान उपान दो वायु होती हैं। सरल भाषा में कहें तो एक तो पाद वाली और एक ढकार वाली, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। उसका ये बांध का काम करती है, बांध का। यानी कि नाभि अगर बीच में है तो अपान अपनी जगह रहेगी वायु, उपान अपनी जगह रहेगी वायु। और हमें अधिकांश समस्या ही जब आती है जब हमारी आपान उपान वायु यानी कि नीचे की भी गैस और ऊपर की भी गैस जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है, जब वो हमारे या तो निरंतर सर में दर्द रहने का काम करती है, या हमारे और अन्य प्रकार के जैसे हार्ट अटैक जैसी समस्याएं वो काम करती है। हमारे कहीं हाथ में चलेगी तो हमें सर्वाइकल साइटिका जैसी बीमारी देने का काम करती है। हमारे कहीं भी चली जाए फिर वो गैस, वो दूषित गैस, तो हमें बीमारी का कारण वो बनाती है। तो नाभि को ठीक रखे, ये हमारे शरीर का केंद्र है, और ये केंद्र केंद्र में रही तो ज्यादा उचित है। अब मोदी जी को मेरठ बैठाने लगो आप, क्या बात बन जाएगी? तो मोदी जी को तो केंद्र में बैठना पड़ेगा। तो मोदी जी तो नाभि हैं, और ये जो देश है ये पूरा शरीर है, ये समझें आप। क्योंकि जिस प्रकार दिल्ली से चलता है ना पूरा देश, तो दिल्ली है ये हमारे जो पूरे बॉडी की, इसको सुरक्षित लेकिन रख। कैसे कैसे ठीक करें नाभि को, वो भी आप थोड़ा सा बताएं। नाभि को ठीक रखने का सबसे अच्छा जो मैंने आसन देखा है ना, एक मिनट। हाँ, वृश्चिक आसन बहुत उत्तम है जी इसमें। वृश्चिक आसन बहुत उत्तम है। पहला दूसरा, तब नाभि खिसकेगी। सुबह आप रोज नाभि ठीक, जिसको समस्या है वो नाभि ठीक करा लें पहले तो अपनी। योगासन से कराएं या किसी के माध्यम से कराएं, योगाचार्य के। उसके बाद हम क्या करें, हम सुबह डेली जो जो मैंने समय बताया है उस समय से पहले भोजन करना स्टार्ट कर दें भरपेट। कभी नाभि की समस्या नहीं होगी। नाभि के साथ एक समस्या और होती है, नले हो जाते हैं। नले, नलों में या तो मल भर जाता है या पानी भर जाता है, तो नले सख्त हो जाते हैं, उससे भी बड़ी समस्या होती है। अधिकांश जो पैरों में दर्द होने वाला है ना जी, जो कमर से जाता हुआ नीचे पैरों में जाता है, कमर से होता हुआ साइटिका हम जिसको बोलते हैं, वो नलों की वजह से होता है अधिकांश। तो ये भी आप ध्यान रखें, नाभि को बिल्कुल ठीक रखें जी। वृश्चिक आसन इसमें बहुत उत्तम है। और भी कई प्रकार के आसन है, लेकिन आप वृश्चिक आसन करें। सुप्त वज्रासन बहुत अच्छा है इसमें, सुप्त सर वज्रासन बड़ा वजह अच्छा क्या, काम करता वजह क्या होती है इसको? है। नाभि जी मैंने बताया ना, समय से भोजन नहीं करना। और जब समय से भोजन नहीं करेंगे तो पेट में गैस बनती है, जब पेट में गैस बनती है तो नाभि को अस्त व्यस्त कर देती है फिर वो। हम वजह ये है मेरी ये वजह तो है नहीं, क्योंकि मैं टाइमली खाती हूँ सर। जी। अच्छा, आपको समस्या है? जी बहुत बड़ी समस्या है, और मैं योगासन भी पूरा करती हूँ फिर भी नहीं ठीक हो रही है। तो फिर आपके पेट में कोई, आंतों में कोई पुराना मल रुका हुआ है, उसकी शुद्धि करें। नलों को पहले तो नरम करें आप, नरम। आपको फिर जो नाभि है ना वो नलों के अंदर पाएगी। आपको ऊपर नीचे जाती है, दाएं बाएं भी रहती है? सर सिर्फ ऊपर ही जाती है मेरी, नीचे नहीं जाती कभी। अच्छा, एक चीज और बताइए, जब आप चेक करते हैं नाभि को, तो एक ही जगह वो बोलती है ऊपर जाने के बाद, वो कई जगह भी बोलते हैं, ऊपर नीचे भी बोलती है? सर ऊपर की तरफ ही होती है। नहीं, जैसे आप ये समझे, जैसे यहाँ आपकी ये नाभि है, ये नाभि है, लेकिन कई बार जी जैसे यहाँ नाभि आ जाती है, ऊपर आ जाती है हमारी नाभि, तो जी। इसके साथ साथ उसकी धड़कनें यहाँ भी सुनाई देंगी, यहाँ भी सुनाई देंगी, यहाँ भी सुनाई देगी, यहाँ भी सुनाई देगी। नहीं सर, सिर्फ ऊपर ऊपर जहाँ खिसकती है वहीं सुनाई देती। सिर्फ आपको ऊपर की समस्या, और उस आसपास में उसकी धड़कनें नहीं सुनाई देती? नहीं सर। सिर्फ वही है। जी कंटिन्यू वृश्चिक आसन करिए बहन जी, कंटिन्यू वृश्चिक आसन करिए। और आप एक काम कर लीजिए, रात में इसबगोल का प्रयोग करें। जी। हाँ, रात में इसबगोल का प्रयोग आवश्यक कर लें। वो मुलायम करता है हमारी आंतों को, आंत अंतड़ियों को मुलायम करता है, फिर आसानी से नाभि आ जाती है अपनी जगह।
जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। जी जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं, नहीं तो क्लास को समापन की ओर ले जाते हैं। सर इसबगोल पानी के साथ लेना होता है कि दूध के साथ? हेलो डॉक्टर साहब आपका, हाँ आवाज नहीं आ रही थी? हेलो हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। अच्छा आ रही है। हाँ तो मैं ये कह रहा था दूध से ही लें जी इसबगोल को। और दूध से लेने का भी तरीका ये है कि गर्म दूध लें 1 गिलास, उसमें आप 1 से 2 मिनट इसबगोल डाल करके छोड़ दें। और जब ओके वो हल्की सी फूल जाए, थोड़ा सा वो खीर की तरह हो जाए, तब उसको लें। ओके जी। हाँ सर, एक सवाल और था, ये जो विटिलिगो की प्रॉब्लम है वो किस रीजन से होती है? देखो जी, सब जो मूल है ना वो खान पीन है। और जो मूल है वो हमारा लीवर है। लीवर अस्त व्यस्त होता है, सभी बीमारी उसी से होती है। सिर्फ कुछ मानसिक विकार छोड़ करके अब हाँ जी उसका प्रभाव, हमारा कोई अंग बिगड़ा, उसका प्रभाव हमारे किसी बीमारी में पड़ता है, किसी का किसी बीमारी में पड़ता है। हाँ जी, जी थैंक यू। जी जी हाँ जी, धन्यवाद कर लें और शांति पाठ करा दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और जिन लोगों के कोई क्वेश्चन और रह गए हो कुछ हो तो मैं जी जी क्या कहते हैं सर का मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। आप लोग अकेले में भी क्वेश्चन पूछ सकते जी हैं। बिल्कुल, कभी भी और कोई बहुत फोन बहुत कर सकते हैं। उन, जी बहुत बहुत धन्यवाद उनको नितिन बिल्कुल जी, सही आपने परामर्श। काफी जी अच्छे से, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कभी और जरूरत पड़े हमें तो हम आपको और बुलाने का आपको कष्ट देंगे। तो भाई आप, साहब बिल्कुल। वैसे मैं आपको हाँ बताऊं, हाँ मैं ज्यादा मैं इनसे जुड़ा नहीं, तो मुझे इस चीज का अनुभव कम है। और कभी मीटिंग करी भी है तो गूगल मीट पे करी है, जूम के बारे में जानकारी नहीं थी, अभी शुरुआत में हुई। मैं पहले तो कई मिनट जुड़ा रहा, मुझे पता ही नहीं चला मैं जुड़ गया हूँ या नहीं। अच्छा हाँ, जूम के अच्छा बारे में ज्यादा जानकारी थी नहीं। और बाकी चलो एक चीज और है, मैं कहना चाहूंगा, मैं सबसे कहता हूँ कि पता नहीं पेशेंटों की या आप सभी लोगों की संतुष्टि तो हुई हो या ना हुई हो, क्योंकि मुझे लगता है मेरी संतुष्टि नहीं होती। मैं अगर किसी को समझाता हूं तो मेरी खुद की संतुष्टि नहीं होती। उसका कारण ये है कि जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं पहले उनको तसल्ली से बैठ के ना पूरी दिनचर्या समझाता हूँ, रोग का कारण बताता हूँ, ताकि वो ठीक कर लें पहले तो अपने आप को खुद ही घर से। और फिर उसके बाद मैं उनको औषधि देता हूँ। तो अगर किसी का कुछ अधूरा रह गया हो, कुछ शंका समाधान हो, तो कृपया फोन करके मेरे से जानकारी कर लें आप, क्योंकि मेरी भी संतुष्टि नहीं हुई, आप लोगों की तो पता नहीं हुई हो या ना हुई हो। जी धन्यवाद जी। थैंक यू सर, जी थैंक यू। सभी लोग शांति पाठ कर लेते हैं, कमर और गर्दन सीधी करें, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। हरे गहरा लंबा सांस। ओ ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।
दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें। आप सभी का भी धन्यवाद जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। दोनों हाथों का घर्षण करें, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब सॉरी, मैं ये भूल गया आपसे कि आपका क्लिनिक कहाँ पर है। अच्छा अच्छा, क्लिनिक मेरा शालीमार गार्डन में सिर चौक के पास है जी। मैं अच्छा, आपको, हाँ मैं थोड़ा आपको